मुझे एक सौभाग्य मिला था 2008 में सीके प्रहलाद सर से मिलने का, जब वो आईआईएम अहमदाबाद में अपनी स्पीच देने आए थे। तो मैंने उनकी बुक पढ़ी थी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि 4 बिलियन पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड आर नॉट ए लायबिलिटी, बट दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड दे कैन बी अ ग्रेट पोटेंशियल कंज्यूमर मार्केट। तो मैं उनसे उनकी स्पीच के बाद डिस्कस कर रहा था कि सर, आर्थिक मंदी का दौर है, रिसेशन का टाइम है, कहीं ये ग्रेट डिप्रेशन 1928 जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, और हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि एक डर का माहौल था उस वक्त, और इंडिया में इसका कितना असर होगा। तो उन्होंने कहा कि भारत में इसका असर कम होगा, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में सेविंग बचत की टेंडेंसी बहुत बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने एक दिलचस्प बात ये कही कि क्राइसिस टाइम्स लाइक दिस आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनोवेशंस। उस वक्त मैंने उनसे हंसी मजाक में ये पूछा था कि सर, और इनोवेशंस क्या हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ तो इनोवेट हो ही चुका है। याहू मेल है, जी मेल है, इंटरनेट इतना एडवांस हो चुका है, और तो और सोशल नेटवर्किंग के लिए हमारे पास और कुछ भी है। ये मेरी नासमझी थी उस वक्त, क्योंकि मैं बाद में, जब मैं हाइंडसाइट में मैं देखता हूँ, तो जितनी दुनिया 2008 तक नहीं बदली थी, उससे हज़ार गुना ज़्यादा आज हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी 2008-9 में कि हमने ये सोचा भी नहीं था उस वक्त कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। और डेटा उस वक्त एक बर्डन माना जाता था। लोग छिपाते थे अपनी डेटा की जॉब को कि मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। आज वो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है कि मीनिंग, डेटा में से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। तो आज जब मैं इस कोरोना वायरस के दौर से रिलेट करता हूँ, इस क्राइसिस टाइम से, तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस आवर, ये जो टाइम रहा है, इसमें से बड़े बड़े इनोवेशंस निकल कर आएंगे आगे, और आ ही रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है जिनके हम नाम भी नहीं सुने थे, और पता चलता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। इस 1-2 साल में इसने सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग उठा लिया है, और बहुत सारी कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई। इस एक साल में इंडिया में 28 यूनिकॉर्न अभी तक हम देख चुके हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे? नंबर वन मैं कहूँगा लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, इस दौर में हमें पता चला कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कितना अहम सेक्टर है। इसके पहले मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं था कि लॉजिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और हमारे घर के बिल्डिंग के गेट को बंद कर दिया जाता था, और हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जब दवाएँ लाने की बाहर जाना पड़ता था, और एक सेंटर वाले कहते थे दूसरे सेंटर में है, हम हमारे पास डिलीवरी के साधन नहीं है, आप चले जाओ, और हम जा नहीं सकते, क्योंकि कहने के लिए सरकारें कह देंगे कि दवा की दुकान खुले हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खुले हैं, लेकिन पुलिस हमें मारेगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे। सिर्फ सिर्फ दवाई की बात हम नहीं करें, किसी भी अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो, अलग अलग तरीके से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कितना अहम है, ये मुझे इस बार एहसास हुआ। क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कभी कुछ होता है, भगवान न करे कभी फिर ऐसा लॉकडाउन का दौर हो, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ होता है, तो वो देश जिसका लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर मजबूत है, वो डिसरप्शन बहुत कम दिखेगा पब्लिक लाइफ में। आज ये 260 बिलियन का मार्केट है लॉजिस्टिक्स, और डिलॉयट ये कह रही है कि इंडिया इज़ ऑन द कस्प ऑफ ए लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन। तो आने वाले समय में हम बहुत चेंजेस देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक का इन्फ्यूज़न हम देखेंगे, काफ़ी कुछ बदलेगा, और ये एक अच्छा संकेत होगा। नंबर टू, फ्रंट लाइन। 2 साल पहले अगर आप फ्रंट लाइन शब्द टाइप करते कीवर्ड में, तो आपको वो फ्रंट लाइन मैगजीन के रिजल्ट्स आते। आज आप फ्रंट लाइन की जब बात करते हैं, तो आपको एक ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इस क्राइसिस सिचुएशन में frontline people were at the front, they are the real saviors। तो चाहे वो हॉस्पिटल में नर्सेज हों, सपोर्ट स्टाफ्स हों, उनकी बात हम करें, या फिर हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी बात करें, ये जो ब्लू कॉलर वर्क, जो डेस्कलेस वर्कर्स जिन्हें कहा जाता है फ्रंट लाइन, दे आर रियली द पीपल हु हेल्प अस इन आवर नीड, व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। तो इसे फॉरगॉटन वर्कफोर्स पहले भी कहा जाता था, लेकिन इस समय पूरे विश्व को ये पता चला कि ये फॉरगॉटन वर्कफोर्स जो है वो कितना अहम है। तो वी नीड टू गिव देम द नेसेसरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो और हमारा जीवन भी बेहतर हो सके। तो ये 85% है पूरे ग्लोबल वर्कफोर्स का, ये जो ब्लू कॉलर डेस्कलेस वर्कफोर्स है 85% है, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये इस बार हमें ये बात पता चला। थर्ड सेक्टर मैं कहूँगा एग्रीटेक सेक्टर। कहने की कोई बात नहीं, भोजन है तो सब कुछ है। हमने देखा इस दौर में कि अगर फूड भी क्राइसिस होती है तो एक अजीब सा पैनिक आ जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं, इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 55% लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। और 2013 तक केवल 43 स्टार्टअप थे इस एग्रीटेक सेक्टर में, लेकिन आज 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप है।
और आप आए दिन आप नए-नए आप स्टार्टअप्स के नाम सुनते होंगे। एक किसान शब्द को लेकर कितने सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। तो ये सेक्टर अभी 24.1 बिलियन का मार्केट है और अगले 5 साल में ये 30 बिलियन तक हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है और होना ही चाहिए। नए-नए हम स्टार्टअप देख सकते हैं जो हमारे चैलेंजेज़ हैं, क्रॉप यील्ड को लेकर चैलेंजेज़ हैं, सॉइल को लेकर चैलेंजेज़ हैं, इरिगेशन को लेकर चैलेंजेज़ हैं, जो इरेटिक मानसून रेनफॉल है उसको लेके चैलेंज है। हम एक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें हमें नए-नए स्टार्टअप देखने को मिल सकते हैं। जैसे श्रीलंका पहला देश बना है जिसने 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है अपनी फार्मिंग को। लेकिन उन्होंने प्लान तरीके से इसे नहीं किया था और इसका उन्हें नुकसान हुआ है। तो प्लान नीयत उनकी सही थी, इम्प्लीमेंटेशन में शायद वो अनप्लान्ड थे। तो हम वो गलती ना करें और हम इसे एक प्लानिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि ये फ़ेज़ वाइज़ ये ट्रांज़िशन हो। तो उसकी वजह से फूड क्राइसिस हमें ना देखना पड़े। लेकिन ये ज़रूरी है, पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइज़र्स इन सब की वजह से जितना नुकसान होता है, तो इन सब चीज़ों में हम देखेंगे नए-नए प्लेयर्स जो हिम्मत करके वो प्लेयर्स आएँगे और बदलेंगे, चेंज फॉर गुड। फोर्थ सेक्टर मैं कहूँगा कि हमारी प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर। हमने कोविड के टाइम में देखा कि 9 बिलियन विश्व में अगर जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, अगर 9 बिलियन लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पास 9 बिलियन हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, आईसीयूज़ नहीं है। तो इसीलिए क्यूरेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर की अपनी लिमिटेशन है और प्रिवेंटिव साइड पे हम नए-नए स्टार्टअप सीखेंगे जो नए-नए प्रोडक्ट लाकर इस सेक्टर को बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए क्यूरेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर में जो लिमिटेशन है, मेडिकल विश्व के जो बड़े से बड़े जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कोलैप्स कर गई। इटली जैसा देश, जहाँ पे मेडिकल सिस्टम टॉप पे मानी जाती थी, उनकी हालत क्या हुई वो हमने देखा। जापान, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंडिया हो, दुनिया में हर कंट्री उसकी मेडिकल सिस्टम उसने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि क्यूरेटिव साइड की अपनी लिमिटेशन है। इसलिए हम प्रिवेंटिव साइड में हम देखेंगे प्रोडक्ट्स वो कुछ भी हो सकता है। वो जिम हो सकता है, वो योगा हो सकता है, वो जुम्बा हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो नए-नए इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स भी हो सकता है, जो कि गलत होगा। मैं समझता हूँ इम्यूनिटी इज़ नॉट ए वन टाइम बूस्टर शॉट बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन हम देखेंगे ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा कि इम्यूनिटी के नए-नए प्रोडक्ट्स भी आएँगे मार्केट में। एनीवेज़ तो हम प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर में भी बूस्ट देखेंगे। 5वां सेक्टर वेयर आई एम बुलिश ऑन इज़ एडटेक। अब इसमें कोई कहने की नई बात नहीं है। आज 2 बिलियन का मार्केट है और 2030 तक ये 30 बिलियन का मार्केट होने जा रहा है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये जो एडटेक सेक्टर है इसमें बाढ़ सी आ गई है और लॉकडाउन इसका फेस उनके लिए वरदान साबित हो गया क्योंकि लर्निंग के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अब ऑप्शन है। तो बायजूस या अनअकैडमी या वेदांतु, इस तरह के तमाम जो कंपनीज़ हैं उन लोगों ने तो एक धूम मचा के रख दिया इस पूरे इस फेज़ में। क्राइसिस आवर को उन्होंने टैप किया क्योंकि ये उनके फेवर में हो गया ये चीज़। इसके पहले भी एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हुई थी ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस देने की। लेकिन इस वक्त ये पूरी स्थिति बदल गई और पहले सिर्फ कंपनीज एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएक्सपी, इस पे फोकस करती थी, यूज़ करती थी एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि K-12 सेक्टर में भी टैबलेट्स बेस्ड एजुकेशन और इन सब की ओर पुश होगा। और एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बीच तो जो एक गैप था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो शायद कम हो। ये हो सकता है क्योंकि ओपनिंग के बाद भी जब एक हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी डिस्ट्रप्शंस होने वाले हैं। किस तरीके से होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में एक डिस्ट्रप्शन तो होने वाला है। ये धीरे-धीरे हो ही रहा है। ये मेरे 5 पिक्स हैं। दीज़ आर द 5 सेक्टर्स आई बिलीव दैट विल रियली चेंज बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बिल्कुल ही बदलने वाली है दुनिया। आपको क्या लगता है? कोई ऐसा सेक्टर है जो मैं मिस कर गया? अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा सेक्टर है जो जो जिससे दुनिया बिल्कुल बदलेगी और जो मैं मिस कर गया हूँ इस वीडियो में, तो आप बताइए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वी वुड लाइक टू डिस्कस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर बिकॉज़ दिस इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कि अगले 10 साल में दुनिया कैसी होने वाली है। एक बात तो तय है, जो सीख मुझे इसी के प्रहलाद सर ने दी थी कि इस समय, इस क्राइसिस आवर्स में बड़े-बड़े इनोवेशन होने वाले हैं। और आज मैं नहीं कह सकता कि ऑर्कुट तो आ चुका है। मुझे पता है कि अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और क्या-क्या अभी आने वाला है। वो क्या आने वाला है ये किसी को कुछ नहीं पता। द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू डेफिनिटली चेंज।